हेलो, नमस्कार। कैसे हो सब लोग? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। देखिए, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है भूगोल की ऑनलाइन कक्षाओं में। और यहाँ अपन बात कर रहे हैं इंटीग्रेटेड बीए बीएड फोर्थ ईयर की भौगोलिक विचारधाराओं के पेपर की, जिसमें अपन ने जो टॉपिक अपना चल रहा है उसका नाम है अपना पौराणिक भूगोल। और पुराणों में जिन नदियों, द्वीपों, पर्वतों इनका वर्णन किया गया है, उनमें से अपन ने पिछली दो क्लासों में पर्वतों और सागरों की बात की थी। आज अपन पौराणिक नदियों की बात करने वाले हैं। तो आप हेडिंग लगाइए पौराणिक नदियाँ, और फिर अपन शुरू करते हैं। देखिए, पौराणिक नदियों की बात करते हैं तो लगभग ये इनकी संख्या भी 7 ही है। तो पहली नदी की आप हेडिंग डालिए सर्वगंगा नदी। देखिए, सर्वगंगा नदी का दूसरा नाम है मंदाकिनी। और पुराणों में इसके 4 प्रभाव बताए गए हैं, मतलब 4 पार्ट बताए गए हैं इसके। 4 भागों में ये बहती हुई है। फिर आगे देखिए, पहला प्रवाह इसका बताया गया उत्तर में, जिसको भद्र सोमा नदी के नाम से जाना जाता है। और भद्र सोमा को आज अपन किस नाम से जानते हैं? सरदरिया नदी। मध्य एशिया में जो बहती है, जिसके अपन ने लास्ट ईयर बात की थी, आमोदरिया और सरदरिया। तो वो सरदरिया जो नदी है वो कौन सी है? भद्र सोमा नदी है, जो उत्तर में बहती है। और इसका उद्गम माना जाता है शेर के मुख से। फिर दूसरी है जिसका उद्गम गोमुख से माना जाता है और दक्षिण में प्रवाहित होती है, जिसको अपन गंगा नदी के नाम से जानते हैं। तीसरी नदी है जिसका उद्गम माना जाता है हाथी के मुख से, और इसका नाम है सीता नदी। और चौथी नदी जो है उसका नाम है, उसको माना जाता है घोड़े के मुख से, जिसको चक्षु नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और जो ये नदियां हैं, इनकी जो स्थिति है वो आपको अपन ने लास्ट ईयर पढ़ी थी, तो वही है। अब आप लिख लीजिए इसमें, सी 2-3 लाइनें हैं। देखिए, सर्वगंगा नदी को मंदाकिनी भी कहा जाता है। पुराणों में इसके 4 प्रवाह बताए गए हैं। जिसका एक प्रवाह उत्तर में, है, जिसे भद्र सोमा या सरदरिया के नाम से जाना जाता है। दूसरी गंगा नदी। और तीसरी सीता नदी है, जिसे
तारीम या यांगटीसिक्यांग नदी कहा जाता है? और चौथी चक्षु नदी है जिसे वर्तमान में आमू दरिया नदी कहा जाता है। देखिए, इनके नाम है वो तत्कालीन समय में अलग थे और आज अलग है। गंगा का नाम तब भी गंगा ही था और आज भी गंगा ही है। इसके अलावा बाकी की नदियों के ये पुराने नाम थे, जैसे चक्षु, भद्र, सोमा, गंगा, सीता, ये पुराने नाम है। आज इनको आमुदरिया, सरदरिया, गंगा, यांगटीसी इन नदियों के नाम से जाना जाता है और इन सबको सम्मिलित रूप से सर्वगंगा नदी की संज्ञा दी गई। ठीक है, अब इन्हीं की अपन आगे बात करेंगे अलग से भी। अब दूसरी आप हेडिंग लगा लीजिए इसमें, क्योंकि इनके जो प्रवाह है वो अलग अलग बताए गए हैं, तो अपन इनकी बात करेंगे। नंबर 2 पे आप लगाइए हेडिंग चक्षु नदी। लिख लीजिए इसमें एक लाइन ताकि ध्यान में रहे। यह है गंगा की 4 धाराओं में से ही एक मानी जाती है, जिसको पौराणिक ग्रंथों में आमू दरिया तथा सिंधु के रूप में बताया गया है। ठीक है, सिंधु भी माना जाता है इसको। सिंधु की जो धारा है उसको भी चक्षु नदी का ही पार्ट माना जाता है। ठीक है, तीसरी लगाइए आप भद्र सोमा। इसमें लिखिए वर्तमान सरदरिया नदी को ही तत्कालीन समय में भद्र सोमा नदी कहा जाता था। जिसका उद्गम पामीर के पठार अथवा मेरू पर्वत से माना जाता है तथा यह अपना जल अरल सागर में डालती है। यह अपना जल अरल सागर में डालती है। कितनी हो गई? 3 हो गई। अगली लिखिए 4 नंबर पे गंगा।
लिखिए, गंगा पौराणिक नदी है जिसका उद्गम कैलाश पर्वत से माना जाता है। देखिए, इसमें आप करंट वाली चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, मैं वो वापस नहीं लिखूँगा कि वर्तमान में इस नदी की लंबाई इतनी है, यहाँ से बहती है। ये सारी अपन नदियाँ पढ़ चुके हैं पहले, तो इनकी मैं वापस ये चीज़ें नहीं लिखूँगा। मेन बात है वो केवल आपको यहाँ लिखवाई जा रही है, बाकी चीज़ आप एग्ज़ाम में ऐड कर ले, वो अभी वापस नोटबुक में ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखें, बस एग्ज़ाम में ही आता है तो इसको आप बढ़ा के लिख सकते हो, क्योंकि जो जानकारियाँ आपके पास पहले से हैं उनको वापस अपन को यहाँ नोट करें उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगली नदी की आप हेडिंग लगाइए, चंद्रवरित नदी। चंद्रवरित नदी लिखिए, इसका प्रवाह उत्तरी एशिया में है, जिसे वर्तमान में येनिसी नदी के नाम से जाना जाता है। अगली लिखिए, नलिनी नदी। नलिनी को आप काट दीजिए, नलिनी नहीं, नलिनी की जगह आप लिखिए पवनी नदी। सॉरी, ये थोड़ा गलत हो गया, पवनी लिखिए आप, पवनी नदी। और पवनी नदी में लिखिए, वर्तमान साल्विन नदी ही पुराणों की पवनी नदी है। ठीक है, और अंतिम लिख लीजिए आप हदानी नदी। और हदानी नदी में लिख लीजिए, हदानी नदी भी पौराणिक नदी है जिसको वर्तमान समय में मिकांग नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये अपनी पौराणिक नदियां हैं वो कंप्लीट हुई। ठीक है, तो पुराणों के द्वीप, पुराणों के सागर, पुराणों के पर्वत और पुराणों की नदियां अपन ने पढ़ ली है। देखते हैं इस टॉपिक में आगे कुछ क्या बाकी रहा हुआ है। तो देखिए, इसमें अपने द्वीपों की, नदियों की और समुद्रों को और पर्वतों का, ये 4 ही टॉपिक थे सिलेबस में, चारों अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपना आगे का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि प्राचीन जो शास्त्रीय भूगोल है, इसमें अपन को प्राचीन शास्त्रीय भूगोल, ये तो एक इसकी मेन हेडिंग है। इसमें अपन को जो पढ़ना है वो ये रहेगा कि एक तो ग्रीक लोगों का भूगोल के विकास में क्या योगदान रहा, कौन कौन से भूगोलवेता हुए, फिर रोमन भूगोलवेताओं का योगदान अपन को इसमें पढ़ना है, फिर अरबी भूगोलवेताओं का पढ़ना है। ठीक है, और
इसके बाद में जो अंतिम मध्य युग का जो समय था उसमें किस प्रकार के भौगोलिक अन्वेषण हुए उनके बारे में अपन को पढ़ना है। तो मूल रूप में अब अपना जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है ग्रीक, रोमन और मध्य युग में अरबी भूगोलवेताओं का योगदान। तो आप हेडिंग लगाइए, प्राचीन शास्त्रीय भूगोल, और इसमें हेडिंग लगा लीजिए ग्रीक भूगोलवेताओं का भूगोल के विकास में योगदान। ठीक है, तो इसकी अब अपन बात करेंगे आगे। देखिए, बहुत ही इजी टॉपिक है, ये भी कोई हार्ड टॉपिक नहीं है, बस थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। और इसकी अपन विधिवत शुरुआत तो कल से करेंगे, लेकिन आज अपन इसकी एक बारे में सामान्य बात कर लेते हैं। तो देखिए, यूनानी जिसको अपन ग्रीक कहते हैं, इनका और रोमन भूगोलवेताओं को, इनको अपन लगभग साथ में से ही पढ़ेंगे। पहले अपन यूनानियों की बात कर लेंगे, फिर रोमन की बात कर लेंगे। तो देखिए, इनकी अगर अपन भूगोल में योगदान की बात करें तो इनका प्रारंभिक समय में भूगोल में काफ़ी योगदान रहा है। और ईसा पूर्व लगभग 600 से लेकर ईसा के बाद में लगभग 300 ईस्वी तक का जो समय है वो शास्त्रीय भूगोल का समय रहा है। जो अपन मेन हेडिंग लगाई है प्राचीन शास्त्रीय भूगोल, तो इसका जो समय क्या है प्राचीन शास्त्रीय भूगोल के विकास का, 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक का। और इस समय में यूनानी और जो रोमन भूगोलवेता थे, इन्होंने अनेक प्रकार के भौगोलिक ग्रंथों की रचना की, अनेक प्रकार के भौगोलिक ज्ञान के बारे में इन्होंने शोध किए, अन्वेषण किए। और ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और इटली के जो क्षेत्र है, इसके अलावा अगर अपन देखें तो भारत, चीन और यूनान, ये जो क्षेत्र है, इनकी तुलना में ये यूनानी क्षेत्र है वो अच्छी अवस्था में थे। और भारत, चीन, ये वाले जो क्षेत्र है ये इन यूनानी और रोमन जो क्षेत्र है इनकी तुलना में विकसित अवस्था में थे। और भारत की स्थिति तो इस समय काफ़ी सुदृढ़ भी थी, लेकिन यहाँ स्थिति ये थी कि भौगोलिक ज्ञान है वो इस समय अन्वेषण का कार्य यहाँ पर नहीं होता था। इस समय जो खोज का कार्य है वो यूनानी और रोमन क्षेत्र है उन्हीं स्थानों पर मुख्य रूप से होता था। और अब इसमें अगर अपन यूनानी भूगोलवेताओं की बात करें तो यूनान की अगर बात करें तो यूनान विश्व के जो प्राचीन समय में जो सभ्य देश थे उनमें माना जाता है। प्राचीन समय में जो एक तरह से अपन ये कह सकते हैं कि जागरूक और लीड करने वाले जो देश थे उनके रूप में था। और यहाँ पर जो वर्तमान सभ्यता है, आधुनिक साहित्य सभ्यता है, इसका जन्मदाता अपन इसको कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ की संस्कृति है वो अन्य क्षेत्रों से प्रभावित जरूर हुई थी, बाकी ये अपने आप में एक विशिष्ट संस्कृति थी यहाँ की। और यहाँ पर अनेक भूगोलवेता हुए जिन्होंने भूगोल के संदर्भ में अपने विकास कार्य किए, जिनमें अगर अपन कुछ के नामों की बात करें तो जैसे होमर है, इलियड है, होमर मुख्य भूगोलवेता है यहाँ का, इसने इलियड ग्रंथ की रचना की थी। और इसके अलावा दूसरा ग्रंथ भी लिखा था इसने जिसका नाम था ओडिसी। अब इनकी अपन कल विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलावा दूसरे अगर अपन विद्वान की बात करें तो थेल्स था, अनेक्जिमेंडर था,
ये सारे यूनानी भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने ये भूगोल के विकास में अपना योगदान दिया। और इसको तो आप सभी जानते हो, अब जिसका मैं नाम लेने वाला हूँ, हेकेटियस, ये भी यूनानी भूगोलवेत्ता था। और इसके अलावा अगर देखें तो हेरोडोटस है। ये सारे के सारे क्या थे, यूनानी भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने भूगोल के संदर्भ में अनेक शोध किए, अन्वेषण किए, जानकारियाँ इकट्ठा की। और आज जो भूगोल अपन देख रहे हैं, ये भूगोल इस स्वरूप में जो पहुंचा है, इसकी शुरुआत इन लोगों ने की थी। तब जाके भूगोल आज अपने इस विकसित स्वरूप में पहुंचा है। और इन भूगोलवेत्ताओं ने केवल भूगोल के संदर्भ में नहीं, बल्कि भूगोल के जो पार्ट है, भौतिक भूगोल है, गणितीय भूगोल है, प्रादेशिक भूगोल है, मानचित्र कलाएँ हैं, इन सब के बारे में रिसर्च किए और इन सब के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा की और भूगोल को विकसित करने में इन्होंने अपना योगदान दिया। तो ये जितने भी भूगोलवेत्ता है, इनकी अपन कल विस्तार से एक एक की चर्चा करेंगे। अब आज तो इतना ही पढ़ेंगे अपन, तो कल फिर मिलते हैं अपने आगे के टॉपिक के साथ में। तब तक आप अपनी तैयारी करते रहें। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, शंका हो, तो आप पूछ सकते हैं। और नोट्स वगैरह आप अपने लिखते रहें, क्योंकि लास्ट ईयर एग्ज़ाम नहीं हुआ, इस बार तो होगा। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।